जी नमस्ते। मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, कालीचरण पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इस महामारी से बचाव का सिर्फ एक उपाय है कि हम सब लोग अपने घरों में रहें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में शिक्षा को लेकर के बहुत आमूल-चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाने में, ऑनलाइन करने के लिए सरकार और सभी शिक्षाविद पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। इसी कड़ी में यह व्यवस्था लागू की गई है कि ऑनलाइन के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनको क्लासरूम टीचिंग इस समय नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, उनको ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उनके ज्ञान का संवर्धन करने की प्रेरणा से यह चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से या इस व्यवस्था के माध्यम से जिन लोगों ने ये चैनल लागू किया है, जिन लोगों ने ये चैनल चलाया है, निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र हैं कि जिनके माध्यम से छात्रों तक कुछ न कुछ मटेरियल, कुछ न कुछ कंटेंट भेजा जा रहा है। मैं आज समाजशास्त्र के कुछ बेसिक तत्वों के विषय में बात करूंगा, क्योंकि किसी भी समाज को समझने के पहले उसके मूलभूत तत्व, बेसिक फंडामेंटल्स को बिना समझे हम समाज के विषय में नहीं जान सकते, क्योंकि समाज की सामाजिक संरचना, उसके ताने बाने को समझने के लिए उसके घटकों को जानना आवश्यक है। समाज के जो मूलभूत तत्व हैं, जो मूलभूत घटक हैं, उनमें समिति, समुदाय, संस्था, विवाह, परिवार, नातेदारी, राज्य, सरकार, परिस्थिति, भूमिका, कॉमन सेंस इत्यादि इत्यादि हैं। इसी कड़ी में हम कुछ बात करेंगे परिस्थिति और भूमिका के संदर्भ में, स्टेटस एंड रोल, क्योंकि ये दोनों तत्व सामाजिक संरचना को समझने के लिए, सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। और समाज की स्थापना, समाज की बनावट में परिस्थिति और भूमिका का बड़ा रोल होता है। हम बात करेंगे पहले परिस्थिति या स्टेटस की। किसी भी समाज में रहने वाले हर प्राणी का कुछ न कुछ परिस्थिति, स्टेटस अवश्य होता है, क्योंकि परिस्थिति का निर्धारण, स्टेटस का निर्धारण उस समाज की सामाजिक तौर तरीके, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। जब हम परिस्थिति की बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, तो मुझे यह बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि हम परिस्थिति या स्टेटस में केवल आर्थिक पक्ष या सामाजिक पक्ष को लेके चलेंगे या दोनों को लेके चलेंगे। यहाँ पे ये बात समाजशास्त्रीय दृष्टि से क्लियर करने की है कि जब हम परिस्थिति की बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, तो सामाजिक और आर्थिक दोनों पक्षों की बात करते हैं। किसी भी परिस्थिति को परिभाषित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि status is a social and economic positions of a individual in a particular organization। यानी परिस्थिति किसी व्यक्ति विशेष की किसी संस्था में उसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है। यानी परिस्थिति में सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति को हम कंसीडर करते हैं। तो परिस्थिति किसी व्यक्ति की वो स्थिति होती है जो समाज में उसको प्राप्त होती है।
यानी वह जो पद धारण करता है वही उसकी परिस्थिति होती है। परिस्थिति को जब हम परिभाषित के बाद फिर उसकी कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो परिस्थिति के डिसाइड करते हैं। सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने इन 1936 में एक बुक लिखा था, द स्टडी ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने स्टेटस, रोल, परिस्थिति और भूमिका, इन दोनों के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा किया है और परिस्थिति को दो भागों में बांटा है। रॉल्फ लिंटन के अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटस, वन इज ascribed स्टेटस एंड सेकेंड इज अचीव्ड स्टेटस। ascribed स्टेटस या प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो हमें ऑटोमेटिक स्वतः समाज से मिल जाती है। इसके लिए हमें कोई जद्दोजहद समाज के सामने नहीं करना पड़ता, हमें किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यानी यह पद, यह परिस्थिति हमें स्वतः समाज द्वारा दे दी जाती है, प्रदत्त हो जाती है। जैसे एज, सेक्स, किनशिप, रेस, कास्ट, ये सारी परिस्थितियां जो हैं, परिस्थितियां हमें समाज द्वारा स्वतः प्राप्त होती हैं। इनके विषय में हमें किसी भी तरह के कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी व्यक्ति से हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी तरह से छीनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति जिस कास्ट में जन्म लेता है उसकी सदस्यता कास्ट की, जाति की ऑटोमेटिक उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति अगर मेल के रूप में पैदा हुआ है, फीमेल के रूप में पैदा हुआ है, तो वह जेंडर उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसी तरह से किनशिप सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसी तरह से रेशियल सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यानी यहाँ पर किसी तरह के कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनटिल एंड अनलेस कि आप जैसे थोड़ा सा सोसाइटी जो मॉडरेट हो गई है, तो जेंडर को लेकर के एक भ्रम जरूर पैदा होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस लिंगीय व्यवस्था में, जिस लिंगीय संरचना में हमारा जन्म हुआ है, हम उसे भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति है, बट आज की तारीख में ये तय है कि ये सारी परिस्थितियाँ हमें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। तो ये रहा प्रदत्त परिस्थिति। दूसरा हमारा है अचीव्ड स्टेटस, जिसको हम कहते हैं अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति वो होती है जो हम समाज से अपनी योग्यता के अनुसार प्रयास करके प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करने में हमारी व्यक्तिगत योग्यता देखी जाती है, हमारे प्रयास देखे जाते हैं, हमारा सामर्थ्य देखा जाता है। यानी ये मुझे स्वतः नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वकील का लड़का है तो वो वकील ऑटोमेटिक बन जाएगा, अगर किसी डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर ऑटोमेटिक बन जाएगा। नो, अगर आपको वकील बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, तो इसके लिए एक संस्थागत प्रयास होगा, एक संस्थागत तरीका है। उस तरीके में रह करके, उस व्यवस्था में रह करके हम अब प्रयास करेंगे और प्रयास करने के बाद फिर हमको यह पद मिलेगा। यदि हम इसके योग्यता धारित हैं तो यह पद मुझे मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये जो अर्जित परिस्थिति है, यह मुझे योग्यता के माध्यम से प्रयास करके समाज से ग्रहण करना पड़ता है, समाज से लेना पड़ता है, समाज से छीनना पड़ता है। तो दो बातें क्लियर हो गई, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। इसके बाद हम स्टेटस सेट की बात करेंगे। स्टेटस सेट
परिस्थिति संकुल, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक सिंगल स्टेटस होता है, एक सिंगल स्टेटस होता है, उससे जुड़ी कई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति होता है जिसकी कई परिस्थितियां होती हैं। हर संस्था में व्यक्ति का अपना स्टेटस बदलता जाता है। हमारा सिंगल व्यक्ति का स्टेटस, किसी संस्था में पिता का स्टेटस होगा, दूसरी संस्था में पुत्र का स्टेटस हो जाएगा, वही व्यक्ति टीचर का स्टेटस लेगा, फिर वही व्यक्ति यदि मार्केट में सामान खरीदने जाता है तो उसी व्यक्ति का ग्राहक का स्टेटस हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट स्टेटस उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, अलग अलग समय में उस व्यक्ति को जो अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं, ये सारी परिस्थितियां मिलकर के एक स्टेटस संकुल का निर्माण करती हैं, परिस्थिति पुंज का निर्माण करती हैं, स्टेटस सेट का निर्माण करती हैं। तो स्टेटस सेट या परिस्थिति संकुल क्या है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की कई तरह की परिस्थितियां होती हैं। कभी वो पिता की स्टेटस पे है, वही व्यक्ति कभी पुत्र के स्टेटस में है। जब वो अपने पिता के कंटेक्स्ट में जाएगा तो उसका स्टेटस पुत्र का होगा। जब वो अपने बेटे के कंटेक्स्ट में होगा देन उसका स्टेटस फादर का होगा। जब वही व्यक्ति जाकर के संस्था में पढ़ाने का काम करेगा देन उसका स्टेटस टीचर का होगा। वही व्यक्ति जब मार्केट में जाकर के सामान खरीदेगा तो उसका स्टेटस एक ग्राहक का होगा। तो ये अलग अलग व्यक्ति एक है, परिस्थितियां अलग अलग उसकी बदलती जा रही। तो ये सब मिलकर के एक संकुल परिस्थिति या स्टेटस सेट का निर्माण करती है। दूसरा हम बात करेंगे स्टेटस सीक्वेंस पे, परिस्थिति क्रम, स्टेटस सीक्वेंस। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति की परिस्थितियां समय समय पर बदलती जाती हैं, व्यक्ति वही है। फॉर द टाइम बीइंग वो व्यक्ति मेडिकल स्टूडेंट रहा, थोड़े समय बाद उस व्यक्ति ने मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद वही व्यक्ति डॉक्टर बन गया, वही व्यक्ति एक प्रोफेसर बन गया मेडिकल का, वही व्यक्ति एक मेडिकल का वाइस चांसलर बन गया। यानी व्यक्ति का जो स्टेटस है वो क्रमवार बदलता जा रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है असिस्टेंट प्रोफेसर पे, वो व्यक्ति कुछ दिन असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, देन आफ्टर फॉर सम टाइम वो व्यक्ति क्या हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर, उसका स्टेटस बदल गया, क्रमवार बदल रहा। एसोसिएट के बाद वही व्यक्ति प्रोफेसर हो गया। तो ये जो उसके परिस्थिति में क्रमवार बदलाव आ रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, दैट इज ए स्टेटस सीक्वेंस, एक परिस्थिति क्रम के रूप में जाना जाता है। स्टेटस के बाद हम बात करेंगे भूमिका की। भूमिका की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भूमिका एक कार्य करने का ढंग है और हर परिस्थिति से जुड़ी कोई न कोई भूमिका अवश्य होती है। हर परिस्थिति से जुड़ी कोई न कोई भूमिका अवश्य होती है, क्योंकि बिना भूमिका के किसी भी परिस्थिति के विषय में बात नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि रोल इज ए डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। रोल इज ए डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है और ये कार्य करने का एक ढंग है। हम जो परिस्थिति धारण करते हैं उससे जुड़े जो कार्य करते हैं, जिन कार्यों का निष्पादन करते हैं, जिन कार्यों का हम निर्वाह करते हैं, उसी को भूमिका कहते हैं। तो संक्षेप में ये बात हम कह सकते हैं कि भूमिका एक तरह से कार्य करने का ढंग है। और कैसा ढंग? उसी परिस्थिति से जुड़ी हुई कार्य। कभी भी परिस्थिति से जो जुड़ी भूमिका है
उसका यानी भूमिका का निर्वहन परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। अर्थात जो, क्योंकि हमें परिस्थिति कहाँ से मिलती है, हमें सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा परिस्थिति का निर्धारण होता है, वो हमको प्राप्त होती है। तो उसी तरह से हमारी जो भूमिका डिसाइड होती है वो भी हमारा कल्चर डिसाइड करता है, वो हमारी संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात हमको व्यवहार का जो ढंग है, कार्य करने का ढंग है, वो अपने परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए, यानी स्टेटस के अनुसार ही करना चाहिए। अगर परिस्थिति के अनुसार हम भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं तो कई तरह की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। जैसे हमारा स्टेटस अगर टीचर का है, इफ आई एम ए टीचर इट मीन्स माई स्टेटस इज ए टीचर। अब यहाँ पे मेरी भूमिका क्या होगा, भूमिका है कि हमको टीचिंग करना चाहिए, यानी कार्य मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, टीचिंग का, पढ़ाई करने का, ये हम कार्य निष्पादित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव स्टेटस ऑफ टीचर। तो टीचर का स्टेटस है टीचिंग करना, छात्र का स्टेटस जो है, स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो स्टूडेंट है, और उसका भूमिका क्या है, पढ़ाई करना। तो यदि हम अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली रोल का निर्वहन नहीं करते हैं तो सोसाइटी में एक भ्रम फैल जाता है। सोसाइटी एक डेविएंट की तरफ एक तरह से डेविएंट हो जाती है, सोसाइटी समाज में विचलन की स्थिति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को भूमिका का निर्वहन अपनी परिस्थिति के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति, हर स्टेटस की एक गिवन रोल है, एक दी गई भूमिका है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करना पड़ता है। हमारी भूमिका अगर पढ़ाने की है, हमारा स्टेटस अगर टीचर का है, तो हमें पढ़ाई करना चाहिए और हमें पढ़ाना चाहिए। अगर मैं अपनी भूमिका से विमुख हो जाऊं, यानी स्टेटस तो मैं टीचर का ले रखा हूं और भूमिका मैं टीचिंग की छोड़ करके कोई अन्यत्र भूमिका में लग जाऊं, तो ये जो समाज है, क्योंकि समाज से हमको जो पद मिला हुआ है, समाज से हमको जो स्टेटस मिला हुआ है, ये सम्मान का स्टेटस है, ये प्रतिष्ठा का स्टेटस है, ये मान का स्टेटस है, क्योंकि ये सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत मुझे प्राप्त है, और ये सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में जिम्मेदार है। क्योंकि हर व्यवस्था, समाज की जो मूलभूत व्यवस्था है, समाज का जो मूलभूत तत्व है, उसका मकसद होता है कि सोसाइटी को फंक्शनल बनाए रखना है, समाज को गतिमान बनाए रखना है। और समाज को हम तभी गतिमान बनाए रख सकते हैं जब हम अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली अपने भूमिका का निर्वहन करें। जहां स्टेटस से फर्क भूमिका का निर्वहन होने लगा, वहां सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगती है, समाज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, और समाज में विघटन होने लगता है, और समाज में टूटन पैदा हो जाती है। इसलिए स्टेटस और रोल, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो भूमिका एक प्रकार से कार्य करने का ढंग है, कार्य निष्पादन का ढंग है, अपनी परिस्थिति के अनुसार। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भूमिका कितने प्रकार की होती है, भूमिका कितने प्रकार की होती है। अब भूमिकाओं का जो प्रकार है वो बहुत बृहद है, बहुत सारी भूमिकाएं हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य भूमिकाओं की चर्चा यहाँ पर अवश्य करेंगे, जिससे आपको सनद रहे कि कौन सी भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं और किनको हमें याद रखना ही है। जैसे पहली प्रकार की भूमिका हम करेंगे चर्चा, रोल प्लेइंग या भूमिका पालन। रोल प्लेइंग या भूमिका पालन, यह भूमिका एक तरह से सामाजिक प्रावधानों के अंतर्गत, सामाजिक प्रतिमानों के अंतर्गत निर्धारित होती है, और उसी का पालन हमें करना पड़ता है। जैसे एक पिता की भूमिका, एक पुत्र की भूमिका, ये भूमिकाएं समाज द्वारा निर्धारित हैं, एक सामाजिक मानदंडों में
फिट हैं और इनका निर्वहन हम उन्हीं के अनुरूप करते हैं। पिता की व्यवस्था, पिता का जो परिस्थिति है वो समाज द्वारा प्रदत्त दी गई है, उसमें हमें उसी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। तो रोल प्लेइंग या भूमिका पालन जो है क्या है, एक तरह से ऐसी भूमिका है जो समाज के सामाजिक प्रतिमानों या सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित है। दूसरा है रोल टेकिंग, भूमिका ग्रहण। इसमें कुछ विशिष्ट किस्म की भूमिकाएं आती हैं जिनको हम निर्वाह करते हैं, जिनका हम पालन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति सेना में रह करके सेना के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके और फिर सैनिक की भूमिका में आ जाता है, तब वो सैनिक की भूमिका का निर्वहन करता है। उसी तरह से जैसे एक चौकीदार है, अपना चौकीदार की भूमिका का निर्वहन करता है, चौकीदार की वर्दी पहनता है, चौकीदार की वर्दी पहन करके वो चौकीदार की भूमिका का निर्वहन करता है। तो यह जो भूमिका है एक विशिष्ट तरह की है, एक स्पेसिफिक भूमिका है। दूसरा हम बात करेंगे प्लेइंग एट रोल, अभिनय की भूमिका। प्लेइंग एट रोल यानी अभिनय की भूमिका। ये ऐसी भूमिका है जब हम अपने को किसी दूसरे की भूमिका में रख करके, अपने को किसी दूसरे की भूमिका में रख करके और उसके भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम अपनी स्वयं की भूमिका को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और दूसरे व्यक्ति की भूमिका में अपने आप को फिट कर लेते हैं और उसकी भूमिका का पालन करते हैं। हम उस समय अपनी मूल भूमिका से हट लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रामलीला के दौरान कुछ लोग सीता का रोल करते हैं, ड्रामा करते हैं, कुछ लोग राम का रोल करते हैं, भूमिका में करते हैं, अदा करते हैं, कुछ लोग रावण की भूमिका अदा करते हैं। तो दे आर प्लेइंग सर्टेन टाइप ऑफ रोल फॉर द टाइम बीइंग। कुछ निश्चित समय के लिए कुछ निश्चित भूमिकाओं का पालन कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट सीता, एक्चुअली दे आर नॉट रावण, दे आर नॉट राम। मूल रूप से वो न तो सीता है, न वो राम है, न रावण है, लेकिन उनको उस भूमिका के लिए चुना गया है और उस भूमिका में वो अपने आप को रख करके उस तरह की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। दैट इज ए रोल प्लेइंग, दैट इज ए प्लेइंग एट रोल या अभिनय की भूमिका। अब हम दूसरी भूमिका की चर्चा करेंगे, रोल एक्सपेक्टेशंस, भूमिका प्रत्याशा। रोल एक्सपेक्टेशंस या भूमिका प्रत्याशा। भूमिका प्रत्याशा क्या है? हम सभी जानते हैं कि समाज में हमारे कैसे व्यवहार होंगे, समाज में हम किस तरह से वार्तालाप करेंगे, समाज में अपने कार्यों का निष्पादन कैसे करेंगे, जो परिस्थिति हमें मिली हुई है उस परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं का निर्वहन हम कैसे करेंगे। हर समाज हमसे कुछ न कुछ प्रत्याशा रखता है, हमसे कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। रोल एक्सपेक्टेशन से एक तरह से प्रत्याशित भूमिका है जो समाज हमसे उम्मीद किया हुआ है कि हम अगर ये अमुक स्टेटस है तो अमुक भूमिका का निर्वहन हमें करना ही पड़ेगा। अगर आप एडवोकेट का स्टेटस है आपका, तो एडवोकेट से जुड़ी हुई जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक सहायता है, उसको आप लोगों को प्रदान करेंगे। अगर आपका स्टेटस डॉक्टर का है तो उससे जुड़ी हुई जो मेडिकल की सेवाएं हैं उसको आप प्रदान करेंगे। जैसे आजकल कोरोना युग का जो महामारी चल रही है, इसमें डॉक्टर की भूमिका सबसे बहुत महत्वपूर्ण हो गई है इस समय। अब अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर का स्टेटस लेकर के एक अपनी भूमिका से विमुख हो जाए, वो अन्यत्र भूमिका करने लगे, वो खेती किसानी इस वक्त करने लगे, तो इसका माने ये हुआ कि वो अपनी भूमिका से विमुख हो गया। उससे प्रत्याशा समाज यह करता है कि इस वक्त वो अपनी मेडिकल की फील्ड में अपनी सेवाएं दे करके समाज को लाभान्वित करेगा। समाज उसकी परिस्थिति के अनुसार उसकी भूमिका निर्धारित की है और उस भूमिका का निर्वहन उसे करना ही करना है। तो प्रत्याशित भूमिका वो है जो हमसे समाज उम्मीद रखता है। अब
प्रत्याशित भूमिका के बाद हम भूमिका समुच्चय या भूमिका प्रतिमान की बात करेंगे। रोल सेट, यह अवधारणा रोल सेट और स्टेटस सेट दोनों अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। ये दोनों अवधारणाएं यानी भूमिका प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान यानी रोल सेट, स्टेटस सेट, कॉन्सेप्ट गिवन बाय रॉबर्ट के मर्टन। भूमिका समुच्चय या भूमिका प्रतिमान या रोल सेट क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। एक सिंगल स्टेटस, देयर इज ए सिंगल स्टेटस ऑफ ए इंडिविजुअल। सपोज एक्स हैव ए सिंगल स्टेटस ऑफ टीचर। एक्स हैज ए सिंगल स्टेटस ऑफ टीचर, यानी एक व्यक्ति एक्स है जिसका परिस्थिति शिक्षक की है। अब बीइंग ए स्टेटस ऑफ टीचर, उसकी क्या भूमिकाएं हैं? पहली भूमिका उसका अपने स्टूडेंट के प्रति पढ़ाई की है। दूसरी भूमिका उसका लाइब्रेरियन के संदर्भ में हो सकती है। तीसरी भूमिका उसका प्रिंसिपल के संदर्भ में हो सकती है। चौथी भूमिका उसका मैनेजमेंट या प्रबंधक के संदर्भ में हो सकती है। पांचवी भूमिका उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में हो सकती है। स्टूडेंट्स यूनियन के संदर्भ में हो सकती है। पेरेंट टीचर्स के संदर्भ में हो सकती है। यानी बीइंग ए सिंगल स्टेटस ऑफ टीचर, वो व्यक्ति कई तरह की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, कई तरह की भूमिकाओं का निष्पादन कर रहा है। तो यह सिंगल परिस्थिति होते हुए बहुत सारी जो उससे जुड़ी भूमिकाएं हैं संपादित की जा रही हैं। इनको हम सब मिला करके भूमिका संकुल या रोल सेट कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की सिर्फ इतनी सी बात है कि देयर इज ए सिंगल स्टेटस, यहाँ पे सिंगल परिस्थिति होगी, जुड़ी बहुत सारी भूमिकाएं होंगी, लेकिन उसी परिस्थिति से जुड़ी होंगी, डिफरेंट स्टेटस की नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे रोल डिसकंटिन्यूटी की, यानी भूमिका विखंडन। रोल डिसकंटिन्यूटी या भूमिका विखंडन। भूमिका विखंडन क्या है? भूमिका विखंडन एक तरह से किसी भूमिका का ब्रेक हो जाना। हम जो कार्य कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार जो दी गई भूमिकाएं हैं, उनका निर्वहन जो हम कर रहे हैं, वो कुछ समय बाद विखंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और हम उस भूमिका को छोड़ करके किसी अन्यत्र भूमिका में लग जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हम सब ने सुना है, आपने भी सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में होता क्या है कि कुछ समय तक हमारा विवाह का समझौता है, कुछ समय तक तो हम वैवाहिक भूमिका का निर्वहन करेंगे। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, ब्रेक हुआ, वैसे हमारी भूमिका भी ब्रेक हो गई, हमारा रोल डिसकंटिन्यू हो गया। एक ऑक्यूपेशनल भूमिका होती है जो रिटायरमेंट तक चलती है। जो व्यक्ति कहीं पे नौकरी कर रहा है तब तक उस भूमिका का निर्वहन करता है, रिटायरमेंट के बाद आकर के दूसरी भूमिका पकड़ लिया, अपनी उस भूमिका से डिसकंटिन्यू कर गया। तो भूमिका का विखंडन जो है वो थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है, टूट जाती है। उसके बाद है रोल मॉडल। रोल मॉडल यानी भूमिका प्रतिरूप। रोल मॉडल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, आप यूँ कह सकते हैं कि रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह को समझने की जरूरत है, या थोड़ा सा सांस्कृतिककरण की अवधारणा को समझने की जरूरत है। श्रीनिवास के या आर के मर्टन के संदर्भ समूह में हम और प्रत्येक व्यक्ति में अपने से बेहतर बनने की ललक होती है। ये सामाजिक प्राणी में हर व्यक्ति में निहित होती है, और अच्छी बात है कि किसी को देख करके उसकी नकल करके अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करना। रोल मॉडल, ध्यान रखेंगे, रेफरेंस ग्रुप और रोल मॉडल में फर्क है। एग्जैक्ट मीनिंग वही नहीं है, लेकिन मिलती जुलती अवधारणाएं हैं। रोल मॉडल में हम किसी व्यक्ति की भूमिका को देख करके उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग उसको हम कॉपी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति
बेहतर क्रिकेट खेलता है और मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसी की तरह मैं बैट पकड़ के खड़ा हूं, उसी की तरह मैं बैटिंग करूं या उसी की तरह मैं बॉलिंग करूं। कोई व्यक्ति अगर बेहतरीन डांसर है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी तरह से डांस करने की कोशिश करें या उसकी कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, यानी वो उसको हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उसी तरह से हम कोशिश करके अपने को ढालने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो स्कूल में क्या होता है, उनका रोल मॉडल कौन होता है? उनका टीचर रोल मॉडल होता है। बच्चे जब घर में आते हैं तो टीचर की तरह से बिहेव करते हैं, आया की तरह से बिहेव करते हैं, जिसके बिहेवियर उनको देख करके अच्छा लग जाता है। कोई जरूरी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए आया का बिहेवियर, उनके लिए टीचर का बिहेवियर बहुत माने रखता है और उसी की तरह वो कोशिश करके वैसे एक्टिंग करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उन्हीं को रोल मॉडल बना लिया है। तो रोल मॉडल एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी भूमिका है जो देख करके हम कोशिश करके उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है मुख्य भूमिका, की रोल। मुख्य भूमिका E.T. हिलर द्वारा दी गई है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ की रोल इज गिवन बाय E.T. हिलर। E.T. हिलर का कहना है कि बहुत सारी भूमिकाएं समाज में होती हैं। कुछ सामान्य भूमिकाएं होती हैं जिनको हम लोग जाने अनजाने निभाते रहते हैं, लेकिन कुछ भूमिकाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिसका निर्वहन करना हम अपना दायित्व समझते हैं और उनको करते ही रहते हैं। तो मुख्य भूमिकाओं का निर्वहन करना हमारा दायित्व है और वो कंपलसरी है, उनका निर्वहन करना हमें आवश्यक है क्योंकि वो मुख्य भूमिकाएं हैं। तो E.T. हिलर का कहना है कि मुख्य भूमिकाओं का निर्वहन अति आवश्यक है। उसके बाद है रोल प्राइमेसी, भूमिका प्रधानता। रोल प्राइमेसी या भूमिका प्रधानता जैसे जैसे समाज आधुनिक होता गया, समाज में हेट्रोजेनिटी बढ़ती गई, समाज में भूमिकाओं की भरमार होती गई, समाज में बहुत सारी भूमिकाएं आती गई। आज के से एक तरह से आप अगर 150 साल पहले चले जाएं तो भूमिकाएं कम होती थी। एक ही तरह की भूमिकाएं बहुत सारे लोग निभाते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे समाज में विषमता आती गई है, हेट्रोजेनिटी आती गई है, वैसे वैसे मल्टीप्ली भूमिकाएं आती गई हैं। बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन व्यक्ति को करना पड़ता है। भूमिका प्रधानता का तात्पर्य होता है कि जब हमारे पास कई सारी भूमिकाएं हों तो कौन सी भूमिकाएं हमें पहले निर्वहन करना है, कौन सी भूमिका को हमें प्रधानता देना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और ये डिसाइड कहाँ से होगा? डिसाइड करेगा हमारा सामाजिक मानदंड, हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर या हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि किस भूमिका का निर्वहन पहले करना है, यानी प्रधानता किस भूमिका को देना है। तो ये चूज करने का पावर, ये चुनने की पावर हमारे पास है, लेकिन चुनने में ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम चुनाव ऐसे ही करें जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारे सामाजिक मानदंडों की पूर्ति होती रहे, क्योंकि मकसद यही है कि सामाजिक व्यवस्था को गतिमान बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था को चलायमान बनाए रखना, यानी सोशल सिस्टम को डायनेमिक बनाए रखना ही समाज के मूलभूत तत्वों की महती आवश्यकता है। मूलभूत तत्वों का मकसद ही है कि सामाजिक व्यवस्था चलायमान बनाए रखें। इसलिए किस व्यवस्था की प्रधानता देनी है, किस भूमिका को प्रधानता देनी है, किस भूमिका को पहले निर्वहन करना है, ये हम सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप निर्णय लेंगे। दूसरा है रोल स्ट्रेन, भूमिका तनाव। रोल स्ट्रेन कॉन्सेप्ट गिवन बाय विलियम जे गुडे। WJ गुडे ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया। भूमिका तनाव को समझने के लिए आजकल का सबसे अच्छा उदाहरण जो देखें आप तो पुलिस प्रशासन का है। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ में हम
उन हर व्यक्तियों को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस भूमिका के निर्वहन में लगाए जाते हैं और भूमिका के निर्वहन में की जो पोटेंशियलिटी है, जो कार्य क्षमता है, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉट डूइंग लाइक दिस। वो ऐसा कर ही नहीं रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ सम सर्टेन पॉलिटिकल प्रेशर, किसी न किसी राजनैतिक दबाव के कारण जब व्यक्ति उस भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाता, जिस भूमिका के निर्वहन के लिए वो लाया गया है, जिस भूमिका के निर्वहन के लिए उसको स्टेटस दिया गया है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि व्यक्ति को बहुत तनाव होता है और बहुत तनाव ले लेता है, क्योंकि वो मानसिक तनाव होता है। वो कार्य करने के लिए, जिस कार्य को करने की क्षमता भी है उसमें, पोटेंशियलिटी भी है उसमें, और कॉन्स्टिट्यूशनली वो फिट भी है, उसको लाया भी गया है, बट ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर वो नहीं कर पा रहा, उसे करने नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक दबाव से उसे मना कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति कब आती है? जब पुलिस प्रशासन के सामने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो पुलिस प्रशासन तुरंत कंट्रोल कर लेता है, स्थिति को नियंत्रित कर लेता है। लेकिन जब ऊपर से दबाव आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, थोड़ी देर रुको रुको रुको, तो वो क्या करता है, फिर वो असमंजस की स्थिति में हो जाता है, वो कसमसा जाता है व्यक्ति। वो व्यक्ति कसमसा जाता है, उसका मानसिक तनाव होने लगता है कि मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ ये, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते जा रहा है, ऑर्डर उसको ऊपर से मिलना है। इट मीन्स कि वो बहुत एक्यूट तनाव की स्थिति से गुजरता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो पुलिस का अधिकारी, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार कार्य का निष्पादन करने के योग्य है बट कर नहीं पा रहा। इसको कहते हैं हम भूमिका तनाव या रोल स्ट्रेन। दूसरा है रोल डिस्टेंस। रोल डिस्टेंस भूमिका दूरी कह लीजिए, रोल डिस्टेंस भूमिका दूरी। द कॉन्सेप्ट गिवन बाय इरविंग गॉफमैन। गॉफमैन ने यह कहा कि कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जो खास करके मॉडर्न सोसाइटी में या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में हम एक भूमिका का निर्वहन करते करते थक जाते हैं, उसको निभाते निभाते ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि थोड़े समय के लिए मैं चाहता हूं कि उस भूमिका से मुझे विमुख कर दिया जाए, छुट्टी दे दी जाए। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर हैं आजकल कोरोना के महामारी में सारे डॉक्टर्स इतने इन्वॉल्व हैं, इतना काम कर रहे हैं कि किसी किसी समय उनका मन ऊब जाता है। वो सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए मुझे इस भूमिका से छुट्टी दे दी जाती, दूरी बना दी जाती, तो मैं जाकर के कंफर्ट जोन में हो लेता। यानी रोल डिस्टेंस एक ऐसी अवधारणा है इरविंग गॉफमैन द्वारा दी गई जिसमें व्यक्ति अपनी भूमिका को निभाते निभाते कुछ समय बाद ऊब जाता है, उससे वो थोड़े समय के लिए हॉलीडे चाहता है, थोड़े समय के लिए वो लेजर चाहता है, थोड़े समय के लिए वो छुट्टी चाहता है। ये ध्यान रखिएगा कि यह अवकाश या यह छुट्टी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। वो टेम्पोररी रिलैक्स चाहता है। डॉक्टर अगर अपनी भूमिका को छोड़ करके 1 महीना के लिए छुट्टी मनाने जाता है तो नेक्स्ट मंथ में आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, उसी भूमिका में पुनः कन्वर्ट हो जाता है, उसी भूमिका को पुनः वो निर्वहन करने लगता है। यानी ये स्थायी रूप से भूमिका से दूरी नहीं है, ये टेम्पोररी दूरी होती है भूमिका से। रोल डिस्टेंस के बाद हम बात करेंगे मल्टीप्ली रोल। मल्टीप्ली रोल या बहुभूमिकाएं। बहुभूमिकाएं एक तरह से एक व्यक्ति से जुड़े बहुत सारी भूमिकाएं हैं। यानी एक व्यक्ति है जो डिफरेंट गिवन टाइम में अलग अलग भूमिका का निर्वहन करता है। वही व्यक्ति कभी पिता की भूमिका में रहेगा, वही व्यक्ति कभी हस्बैंड की भूमिका में रहेगा, कभी टीचर की भूमिका में रहेगा, कभी ग्राहक की भूमिका में रहेगा। यानी एक व्यक्ति द्वारा बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन किया जा रहा है। एक तरह से रोल सेट की तरह ही भूमिका मल्टीप्ली भूमिका भी, मल्टीप्ली रोल्स भी है। दूसरा है रोल काउंटरफीट। रोल काउंटरफीट इस अवधारणा को दिया है E.M. लेमर्ट ने। E.M. लेमर्ट, इसको हम नकली भूमिका कहते हैं। रोल काउंटरफीट को
नकली भूमिका कहते हैं, कॉन्सेप्ट गिवन बाय E.M. लेमर्ट। E.M. लेमर्ट का मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक भूमिका में रहते हैं तो उस भूमिका का निर्वहन करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम नकली भूमिका ले लेते हैं। इसको समझने के लिए हम आपको इस तरह से बता सकते हैं कि जो उस भूमिका में हम नहीं हैं, उस भूमिका में हम अपने आप को रख लेते हैं कुछ समय के लिए, और हमको उससे मानसिक सुकून मिल जाता है। फिक्टिव किनशिप जानते होंगे आप, छद्म रूपी नातेदारी। फिक्टिव किनशिप में होता है कि एक ऐसी अवधारणा है कि जिसमें वास्तव में वो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, आज देखते होंगे कि आप तमाम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में लोग बता देते हैं एडमिशन के टाइम में कि सर ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। बहुत चलन है, आप सब देखते होंगे, लेकिन वास्तव में उसका भाई नहीं होता है। वो दूर दूर तक उससे कोई संदर्भित नहीं होता, वही कॉलेज में मिला होता है उसको। बट कोई अगर पूछता है कि आप दोनों कैसे, सर ये मेरा भाई है, तो ये जो भाई बता दिया, ये फिक्टिव किनशिप होती है। ये थोड़े समय के लिए उसने भाई का स्टेटस ले लिया उसका, दैट इज ए फिक्टिव किनशिप, बट इन रियल सेंस ही इज नॉट हर ब्रदर, बट वो भाई बता दिया, उसका भाई नहीं है वास्तव में, लेकिन भाई का स्टेटस उसको दे दिया। तो ये नकली भूमिका है, थोड़े समय के लिए वो नकली भूमिका में आ गया। आपने देखा होगा कि जो डाइवोर्सी महिलाएं हैं, जिस तलाकशुदा महिलाएं कई बार अपने को विधवा बताती हैं। तलाकशुदा महिलाएं कई बार अपने को विधवा बताती हैं। क्यों बताती हैं? क्योंकि तलाक बहुत पेनफुल कॉन्सेप्ट है, तलाक बहुत कष्टकारी प्रक्रिया है, और उस कष्टकारी प्रक्रिया से गुजरी होती है वो। तो जब कभी भी पति का जिक्र आता है तो वो कह देती हैं कि वो विडो हैं, मर गया है पति, उसकी डेथ हो गई है। वो भूमिका जो दिया, ये उसको नकली भूमिका में दे दिया। एक्चुअली में सी इज नॉट विडो, सी इज ओनली डाइवोर्सी, बट प्रिटेंड कर रही है वो, बट वो प्रिटेंड कर रही है, बहाना बना रही है कि वो विडो है, डाइवोर्सी नहीं है। तो इस तरह की भूमिकाओं का जो निर्वहन करता है उसको हम कहते हैं रोल काउंटर फीट, नकली भूमिका। अब दूसरी बात हम करेंगे रोल रिप्रेजेंटेटिव की। इस तरह की अवधारणा, रोल रिप्रेजेंटेटिव या भूमिका प्रतिनिधित्व की अवधारणा बेसिकली SF नेडल द्वारा दी गई है। SF नेडल इसमें ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी समूह के लिए, किसी जगह के लिए एक भूमिका प्रतिनिधित्व होता है। जो कोई व्यक्ति चला जाता है जो पूरे ग्रुप की भूमिका का निर्वहन कर देता है और पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है, चाहे वो इंडस्ट्री में जा रहा हो, चाहे किसी मिनिस्ट्री में जा रहा हो। तो जब समूह की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति, तो उसको हम लोग कहते हैं रोल रिप्रेजेंटेटिव, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय SF नेडल। रोल डिस्पोजिशन के बाद हम बात करेंगे माइकल बेंटन की। माइकल बेंटन इन 1965 में इन्होंने 3 तरह की भूमिकाओं को की चर्चा किया है। यानी माइकल बेंटन ने भूमिकाओं को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है बेसिक रोल्स, दूसरा है जनरल रोल्स, तीसरा है इंडिपेंडेंट रोल्स। बेसिक रोल्स या इसको आप कह सकते हैं बुनियादी भूमिका। बुनियादी भूमिका को समझने के लिए हमको प्रिमिटिव टाइम में जाना पड़ेगा। आदिम समाज में एक ही तरह की भूमिकाएं कई सारे लोग निर्वहन करते थे। बहुत कम भूमिकाएं होती थी और उनको सभी लोग मिलकर के निर्वहन करते थे, और कामों का जो बंटवारा था वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड एज, सेक्स और एज के आधार पर था। बीइंग ए फीमेल आपको ये करना है, बीइंग ए मेल आपको ये करना है। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो आपको ये काम करना है, उम्र में छोटे हैं तो आप ये काम करना है। यानी स्पेशलाइजेशन का कोई स्थान नहीं था। तो उस समय की जो भूमिकाएं थी वो एक तरह से बुनियादी भूमिकाएं हैं। दूसरा है जनरल भूमिकाएं, सामान्य भूमिकाएं जो हम आप डेली टू डेली निभाते रहते हैं, दैट इज ए इमटीरियल। थर्ड
किस्म की जो तीसरी किस्म की जो भूमिका है वो है इंडिपेंडेंट रोल, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र भूमिका। स्वतंत्र भूमिका मॉडर्न टाइम में है, यानी जो आज का युग चल रहा है, इस समय हमारी भूमिकाएं जो स्वतंत्र रूप से हम जिन भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं वो इंडिपेंडेंट रोल की श्रेणी में आती है। उसके बाद भूमिका का एक क्लासिफिकेशन रॉबर्ट बीरस्टीड द्वारा भी दिया गया है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने भी भूमिका को दो भागों में बांटा है। इन्होंने कहा कि एक तो मुख्य भूमिका है हमारी और दूसरी सामान्य भूमिका है। मुख्य भूमिका की चर्चा हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, और सामान्य भूमिका जनरल भूमिका, डे टू डे हम लोग जिन भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं उसको सामान्य भूमिका कहते हैं, और मुख्य भूमिका जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिनका निर्वहन हम सबको अपने परिस्थिति के अनुसार करना ही होता है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन SF नेडल ने भी दिया है रोल का। इनका कहना है कि भूमिकाएं दो संदर्भ में देखी जाती हैं। पहला है रिलेशनल रोल, संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक भूमिका वो होती है कि हम भूमिका किसी रेफरेंस में ही देखते हैं, किसी परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं, किसी संदर्भ में ही देखते हैं। जैसे हम हस्बैंड की जब बात करते हैं तो हस्बैंड की भूमिका को हम वाइफ की भूमिका से ही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। यानी एक पति की भूमिका को पत्नी की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में पत्नी की भूमिका की प्रासंगिकता के रूप में हम तभी देख सकते हैं। यानी पति की भूमिका तभी प्रासंगिक होगी जब पत्नी हो, बिना पत्नी के पति की भूमिका का जिक्र नहीं हो सकता। यानी वो उसके संबंधात्मक भूमिका से जुड़ी हुई है। दूसरी है नॉन रिलेशनल रोल या गैर संबंधात्मक भूमिका। इसमें किसी तरह से संबंधात्मकता की चर्चा नहीं की गई है। ये एक ऐसी भूमिका होती है जो बिना संबंध की होती है। जैसे एक कवि है, अब कवि अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए किसी की दूसरे की उसको आवश्यकता नहीं। तो श्रोता है तो भी कवि है, नहीं है तो भी कवि है। ट्रेन में भी सुनाता है कविता, एक श्रोता है तो भी सुनाता है, अगर श्रोता नहीं मिले तो भी गुनगुनाता रहता है हर वक्त। तो इसके लिए कोई संबंधात्मकता की जरूरत नहीं होती है। दूसरा रोल है जिसकी हम चर्चा करेंगे, सिक रोल। महत्वपूर्ण भूमिका है सिक रोल या बीमार भूमिका, जिसे हम कहते हैं बीमार भूमिका। यह अवधारणा बेसिकली टॉलकट पार्सन्स द्वारा दी गई है। टॉलकट पार्सन्स ने यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज का अवलोकन करने के बाद, आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ यूएसए सोसाइटी, उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया और ये कहा कि समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकली फिजिकली फिट नहीं होते हैं, वो बीमार होते हैं, सिक होते हैं, और वो पब्लिक से कट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो वहाँ वो जिस तरह की भूमिका का निर्वहन करते हैं वो एक तरह से बीमार भूमिका या सिक रोल कहा जाता है। उसको हम लोग सिक रोल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि वो रोगियों द्वारा संपादित या निष्पादित की जाती है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है रोल का, वो है रोल मर्जर, भूमिका विलय। रोल मर्जर या भूमिका विलय, यह अवधारणा भी टॉलकट पार्सन्स द्वारा दी गई है। यह अवधारणा भी टॉलकट पार्सन्स द्वारा दी गई है। टॉलकट पार्सन्स का कहना है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपनी एक भूमिका को दूसरी अपनी एक या दो या तीन भूमिकाओं को एक साथ मर्ज कर देते हैं और दो तीन भूमिकाओं का निर्वहन हम एक ही साथ करने लगते हैं मर्ज करके। आप इसको बहुत आसानी से इस तरह से देख सकते हैं कि कई बार देखा होगा कि अगर हम ट्यूशन, अपने बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या जो ट्यूशन टीचर है वो जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे, पेड बच्चे उसके पास आते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ में वो अपने घर के भी 3 बच्चे बैठा देता है और उन तीनों बच्चों को उन्हीं पेड बच्चों के साथ में ट्यूशन देने लगता है। तो
क्या किया उसने कि अपनी भूमिका को विलय कर दिया, अपनी भूमिका का विलय कर दिया, मर्ज कर दिया उस मूल भूमिकाओं के साथ जो वो पेड था। यानी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है लेकिन दूसरी भूमिका के साथ मर्ज कर दिया। उस जो फीस ले रहा है ट्यूशन वाले बच्चों से, फ्री पढ़ा रहा अपने बच्चों को, यानी अपने को फ्री ले लिया, मर्ज कर दिया उसमें। इसको हम कहते हैं रोल मर्जर, भूमिका विलय। भूमिका विलय के बाद हम बात करेंगे रोल डेविएंस या भूमिका विचलन की। रोल डेविएंस या भूमिका विचलन। भूमिका विचलन का तात्पर्य है कि हम कर्तव्य को ना निभा पाए, कर्तव्य को ना निभाना, यानी जो भूमिका हमें दी गई है, जो स्टेटस के अकॉर्डिंगली भूमिका हमें मिली है, उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली हम भूमिका का निर्वहन न करें, कर्तव्य से विमुख हो जाएं। जैसे कोई वैवाहिक व्यक्ति साधु बन जाए, कोई वैवाहिक व्यक्ति कोई साधु बन जाए। अब साधु बनने के लिए तो विवाह किया नहीं था आपने स्टेटस एक मैरिड मैन का ले रखा है और दूसरा स्टेटस आपने लिया साधु का, आप साधु आ गए, तो उस भूमिका से तो आप वंचित हो गए, कट गए, डेविएंट हो गए। दिस इज ए रोल डेविएंस। नेक्स्ट है रोल हैंडीकैप्ड या भूमिका अक्षमता। रोल हैंडीकैप्ड या भूमिका अक्षमता। एच.डी. कर्क ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया है। रोल अक्षमता उस समय आती है जब हम किसी भूमिका को निर्वहन करने में अक्षम हो जाएं और फिर भी निभाते रहें, अक्षमता के बाद भी निभाते नहीं। यानी रोल हैंडीकैप वो है हम किसी भूमिका को निभाने में अक्षम हैं लेकिन फिर भी उसको करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मेडिकली जानते कम है लेकिन फिर भी अपना आला टांगे घूम रहे हैं। कई बार टीचर ऐसे होते हैं, कुछ टीचर पढ़ा नहीं पाते लेकिन नौकरी मिल गई तो अपना पढ़ाने लगे, पढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी उस भूमिका का निभाने में वो अक्षम है लेकिन निभा रहे, उसे कहते हैं रोल हैंडीकैप। रोल हैंडीकैप या आप समझ लीजिए झोला छाप डॉक्टर जैसे होते हैं ना, उस टाइप के रोल हैंडीकैप। उसके बाद है रोल ट्रांजिशन, भूमिका संक्रमण। भूमिका संक्रमण, रोल ट्रांजिशन। भूमिका संक्रमण वो काल होता है जब एक भूमिका छोड़ के हम दूसरी भूमिका में प्रवेश करते हैं, तो पहली भूमिका को हम पूरी तरह से एडॉप्ट नहीं कर पाए होते हैं और दूसरी भूमिका को हम एडॉप्ट नहीं कर पाए होते हैं, पहली भूमिका को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते। यानी वो ट्रांजिशन पीरियड होता है हमारा। वो हमारा क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है और वो कल के टीचर बन गया, तो अभी तुरंत वो टीचर की भूमिका जो है, टीचिंग की जो उसकी रोल है, उसमें जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाता, जल्दी से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो वो जो ट्रांजिशन स्टूडेंट और टीचर के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, दैट इज नोन एज रोल ट्रांजिशन। नेक्स्ट जो रोल ट्रांजिशन के बाद है रोल कॉम्प्लेक्स, भूमिका समूह। भूमिका समूह एक तरह से रोल सेट की तरह है, कई सारी भूमिकाओं का एक समूह है। उसके बाद है रोल एम्बैरेसिंग। रोल एम्बैरेसिंग यह कॉन्सेप्ट भी इरविंग गैफमैन द्वारा ही दिया गया है। कॉन्सेप्ट रोल एम्बैरेसिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय इरविंग गैफमैन। भूमिका आलिंगन। भूमिका आलिंगन, भूमिका आलिंगन वो होता है कि जब हम सोच समझकर किसी भूमिका को एडॉप्ट करते हैं, जब हम सोच समझकर किसी भूमिका को एडॉप्ट करते हैं, किसी भूमिका को धारित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पुलिस की ट्रेनिंग करता है, पूरी ट्रेनिंग सोच समझ करके करता है, सोच समझ करके ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो पुलिस अफसर बन जाता है, तब उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। यानी ये आप नहीं कह सकते हैं कि इस तरह की भूमिकाएं मुझे साहब अचानक दे दी गई। नो, आपको अचानक नहीं दी गई, आपने सोच समझ करके, वेल अवेयर हो करके उस तरह की भूमिकाओं का चुनाव किया है।
तभी आपने पुलिस की ट्रेनिंग लिया, पुलिस की वर्दी लिया, पुलिस की ट्रेनिंग के बाद, वर्दी के बाद आप आफ्टर ट्रेनिंग एंड वर्दी आप एक पुलिस अफसर बन गए। अब आप पुलिस अफसर की जो भूमिका निभा रहे हैं उसको हम कहते हैं रोल एम्बैरेसिंग द कॉन्सेप्ट गिवन बाय इरविंग कॉफमैन। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे, रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष। महत्वपूर्ण अवधारणा है। भूमिका संघर्ष की स्थिति कब आती है, ये देखने की बात है। संघर्ष से तो हम सभी लोग समझते हैं हमारी भूमिकाओं में संघर्ष हो रहा है, लेकिन भूमिकाओं में संघर्ष होता क्यों है, कब आएगा? भूमिकाओं में संघर्ष तब होता है जब आधुनिक युग में भूमिकाओं की अधिकता हो गई। एक ही व्यक्ति को एक ही समय में एक से कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। इसको खास करके महिलाओं के संदर्भ में, वर्किंग लेडीज के संदर्भ में बेहतरी से समझा जा सकता है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे काम होते हैं। एक समय में उनको कई भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। एक ही समय में उनको खाना बनाना भी रहता है, एक ही समय में उनको अपने ऑफिस भी जाना रहता है, बच्चों का टिफिन भी तैयार करना रहता है, ऑफिस भी टाइम से पहुंचना रहता है, हस्बैंड के भी बहुत सारे काम करने रहते हैं, डोमेस्टिक काम भी करने रहते हैं। तो देयर आर ए लॉट ऑफ वर्क्स एट ए गिवन टाइम एंड सिंगल इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की एक समय में एक से ज़्यादा भूमिकाओं का जब निर्वहन करना पड़ता है तो द्वंद्व उठता है मन में। फिर उस व्यक्ति के मन में द्वंद्व उठता है और वो परेशान होता है कि हम कौन सी भूमिकाओं का निर्वहन करें। और यह कॉन्सेप्ट जो है विलियम गुडे ने दिया है। रोल कॉन्फ्लिक्ट का जो की अवधारणा जो है वो विलियम गुडे ने दी है। और कब उत्पन्न होता है? जब एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन हम एक ही समय में करना पड़ता है। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि जब भूमिकाओं को कई भूमिकाएं निर्वहन करना पड़ता है तो फिर हमको भूमिकाओं को चुनाव करना पड़ता है। वही बात आ जाती है रोल प्राइमेसी वाली, कि भूमिका की प्रधानता और रोल एक्सपेक्टेशंस। हमसे समाज किस तरह की भूमिकाओं की प्रत्याशा है, उम्मीद है, यानी सामाजिक मानदंडों में कौन सी भूमिकाएं फिट हो रही हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे। यानी भूमिकाओं का क्रम हमको बनाना पड़ेगा कि हमको पहले ये काम करना है, पहले हमको ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है। तभी कन्फ्लिक्ट, तभी द्वंद्व मन का हटेगा। काम तो सभी करना है। और ये जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें भूमिका संघर्ष की संभावना, रोल कन्फ्लिक्ट की संभावना अधिक होती है। मेरे ख्याल से स्टेटस एंड रोल पर इतना सफिशिएंट है। हालांकि रोल के बहुत सारे और प्रकार हैं जिसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, बस आज ही कहना पड़ेगा। और इसी तरह से कुछ सामाजिक या बेसिक तत्वों पर बातचीत करने के लिए हम फिर किसी समय इसी माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।